वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है री रीडिंग एंड री राइटिंग इंग्लिश लिटरेचर। और सेकंड में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रीडिंग टेक्स्ट कॉन्ट्रावेंटली। एक्चुअली में हम लोग टेक्स्ट को रीड करते हैं, मीन्स के री रीड टेक्स्ट को दोबारा रीड करना। री राइटिंग मीन्स के हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, तो री राइटिंग होता है कि अगेन लिखना। अब हम इंग्लिश लिटरेचर को अगेन रीड करना और अगेन लिखना जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पोस्ट कलोनियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था कॉमनवेल्थ लिटरेचर एंड पोस्ट कलोनियल, मीन्स के कॉमनवेल्थ लिटरेचर से पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर शिफ्ट कैसे हुआ। और इसी में ही अब हमने री राइटिंग एंड री रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर को जो है वो डिस्कस करना है, जो कि चैप्टर 5 है। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है मीनाक्षी मुखर्जी का। मीनाक्षी मुखर्जी ने क्या कहा है कि उन्होंने पोस्ट कलोनियलिज्म को डिफेंड किया है। इनका कहना है कि जो ओल्ड कैनोनिकल जो टेक्स्ट होते हैं यूरोप के, जिनको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिनको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग पोस्ट कलोनियलिज्म के थ्रू जो है वो रीड कर सकते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। उन टेक्स्ट को हम लोग अगेन रीड और साथ ही साथ री राइट कर सकते हैं। उनको हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से, हमारे जो हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम उन टेक्स्ट को दोबारा से जो रीड कर सकते हैं, जिनको हम लोग एक्चुअली में वैसे अगर हम लोग रीड करना चाहें तो नहीं कर सकते, बट अगर हम लोग पोस्ट कलोनियलिज्म के थ्रू रीड करें तो हम उन ओल्ड कैनोनिकल जो यूरोप का टेक्स्ट था उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। एक्चुअली में कलोनियलिज्म वो जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कलोनियलिज्म होता क्या है कि जब कोई कंट्री पावर की बेस पे आके दूसरे कंट्री को उस पर कब्जा कर ले, या फिर उसको कल्चरली इकोनॉमिकली उनको आके एक्सप्लॉइट करें, या फिर सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर जो है वो खुद को सुपीरियर कंसीडर करे और दूसरी कंट्री को इन्फीरियर कंसीडर करे। जैसे कि हमने देखा कि वाइट्स ने किस तरह से ब्लैक्स को कॉलोनाइज किया था और क्या कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया गया। जब कलोनियलिज्म का इरा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग पोस्ट कलोनियलिज्म में क्या करते हैं? अब पोस्ट कलोनियलिज्म में हम करते ये हैं कि हम लोग जो कलोनियलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन हुई होती है उसको डिस्कस करते हैं, और हम पोस्ट कलोनियलिज्म में उन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो कि हिडन वे में अभी भी कलोनियल पावर जो ऑन हो रही होती है। जैसे कि हम लोग न्यू कलोनियलिज्म की बात करें तो मीन्स के कलोनियलिज्म अभी भी जारी है, किसी ना किसी वे में वो कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें वो नज़र नहीं आता है एक्चुअली में, क्योंकि कलोनियलिज्म तो एक वो उसको हम लोग फर्स्ट हैंड हमारा एक्सपीरियंस होता है, हम उसको देखते हैं। बट जो न्यू कलोनियलिज्म होता है वो एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम लोग डायरेक्टली रियलाइज़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब री रीडिंग और री राइटिंग हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, जिन कॉलोनीज में वो पढ़ाया जाता है, मीन्स के वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न जो लिटरेचर है, जब वो ऐसी कंट्री में पढ़ाया जाए जिसको कॉलोनाइज्ड किया जाता है, मीन्स के ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना कल्चर और अपनी मॉरल जो सुपीरियरिटी है वो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ पे इंपोर्ट करती हैं, और उसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में जाता है। और तभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि जब वो एक लिटरेचर ही खुद का नहीं पढ़ रहे, बाहर का जब वो लिटरेचर पढ़ेंगे, इंग्लिश लिटरेचर, मीन्स के उनका जो खुद का कल्चरल बैकग्राउंड था वो भी ख़राब होगा, साथ ही साथ उनका जो आइडेंटिटी क्राइसिस हैं वो भी होते हैं। फर्दर अगर हम लोग डिस्कस करें इंग्लिश लिटरेचर कि अगर हम लोग बात करें इन सब एस्पेक्ट्स के अलावा, एक ऐसा इंग्लिश लिटरेचर मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग मोरालिटी की बात करते हैं। हमने कितने नॉवेल्स एंड स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, जिनका जो अगर हम लोग कंक्लूड उनका करें या फिर उनका कोई मेजर थीम निकाले तो हमें कोई मॉरल वैल्यूज में से हमें मिलती है। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें हमें एक मोरालिटी का एलिमेंट नज़र आता है, तो इसके थ्रू हम लोग अपनी वैल्यूज़ को मीन्स के इम्पोर्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करें चिनुआ एचबी की, चिनुआ एचबी कहते हैं कि जो कॉनरैड ने लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें उन्होंने किस तरह से अफ्रीकन्स को डिह्यूमनाइज किया है, किस तरह से वो किया है, मीन्स कि उन्होंने एक ट्रू पिक्चर अफ्रीकन्स की नहीं दिखाई है। और इसका जो इनका जो वर्क था हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसको एक्सेप्शनल लिटरेरी वैल्यू दी गई है।
तो इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करने का एचबी ने क्यों किया? इन्होंने इसलिए किया कि लिटरेचर का पर्पस क्या होता है कि जो रियलिटी है, जो कॉलोनाइज्ड हुए थे, उनकी जो उस टाइम पे कंडीशन थी उसको दिखाना है, ना कि उनको डिह्यूमनाइज करना या फिर उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जो कि एक फॉल्स वे हो किसी भी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का। मीन्स कि एक ट्रू पिक्चर जो होती है, कॉलोनाइज जो लोग होते हैं उनको दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एचबी, ये जो उन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है, ये उन्होंने अफ्रीकन की ट्रू पिक्चर हमारे सामने नहीं रखी है। अब फर्दर अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो हमारे सामने क्या रिवील करते हैं कि जो क्लासिक होता है, क्लासिक लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें, मीन्स कि एक हाई फॉर्म ऑफ लिटरेचर या फिर हाई लेवल का एक लिटरेचर होता है, वो हमारे सामने क्या रखता है कि एक गिल्ट है कलोनलिज्म जो है। कलोनलिज्म ने जो एक्सप्लॉयटेशन की, उसकी वजह से जो मर्डर्स हुए, उसकी वजह जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई, उसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस, वुमेंस को जो एक्सप्लॉयट किया गया, वो सब क्या है? एक गिल्ट है। तो कलोनलिज्म इटसेल्फ क्या है? वो भी एक गिल्ट है। और हम लोग अब भी न्यू जो उनकी फॉर्म्स है ना कलोनियलिज्म की, वो फेस करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि न्यू कलोनियलिज्म, जिसके थ्रू हम लोग अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें पता नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग कितने इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, हमें वैसे रियलाइज़ नहीं होता, बट इनर वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें एक दिन ना एक दिन में भी वो रियलाइज़ होगा। तो पोस्ट कलोनियलिज्म की बात करें हम, जिसमें लिटरेचर को पढ़ते हैं, री रीड करते हैं और री राइट करते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हम लोग कलोनियलिज्म को डिस्कस करते हैं। अब जो पोस्ट कलोनियलिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसकी जो दूसरी अदर स्टडीज़ है ना, उसके साथ भी कंसर्न होता है। जैसे कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये पोस्ट कलोनियलिज्म जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इसका रिलेशन इस चीज़ के भी साथ है कि किसी भी टेक्स्ट का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है क्या। फर्दर अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब करूं, तो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में ये होता है कि हमने किसी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा कुछ और देखना है। मीन्स के कॉन्टेक्स्ट होता तो वैसे यही है ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी चीज़ का क्या है, बट इससे भी ज़्यादा एक चीज़, एक लेवल ऊपर हम लोग देखें तो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में होता ये है कि जिस टाइम पे टेक्स्ट लिखा गया उस टाइम पे नॉलेज क्या था। मींस कि उस टाइम पे किस तरह की कंडीशन थी, उस टाइम पे कौन सी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस टाइम पे क्या सोसाइटी में हो रहा था, साथ ही साथ उस टाइम पे लोग रियलिटी को कैसे देखते थे। इन दिनों दोनों चीज़ों को हम लोग जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब फर्दर अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग री रीडिंग और री राइटिंग की बात करते हैं, अच्छा हम कलोनलिज्म में क्या डिस्कस करते हैं? कलोनलिज्म में हम लोग ये डिस्कस करते हैं किस तरह से रेस, जेंडर और कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी में पाए जाते हैं, किस तरह से एक जो सोसाइटी है वो दूसरे को सुप्रेस करना चाहती है। साथ ही साथ जो कलोनियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअली में ये उस व्यू को सपोर्ट करते हैं जो हम लोग कलोनियलिज्म के बारे में देते हैं। मीन्स के जो कलोनियलिज्म की एक लेजिटिमेसी है वो किस तरह से कंटिन्यू है, उसको हम अपने आर्गूमेंट से जब जस्टिफाई करते हैं तो वो हमारी कलोनियलिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। मीन्स कि हम लोग पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर को री रीड करते हैं, री राइट को दोबारा से रीड करना है। तो हमने टेक्स्ट को रीड कैसे करना है? हमने जब उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है तो हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वो दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले जब हमने कोई भी टेक्स्ट पढ़ना है, हमने कोई नॉवल पढ़ना है, कोई प्ले पढ़ना है, कोई भी स्टोरी जो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से है ना, वो हमने जब भी पढ़नी है, वो चाहे कोई भी लिटरेचर हो, इंडियन लिटरेचर हो, अफ्रीकन लिटरेचर हो, कैरेबियन लिटरेचर हो, हमने क्या करना है सबसे पहले कि उस टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस स्टोरी का दिया गया है, हमने उसको देखना है कि हम इसको किस प्लॉट पे प्रेजेंट करेंगे, किस प्लॉट पे एब्सेंट करेंगे। हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, हमने एक पार्ट पढ़ा, उसमें हमें लगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये से मैच करता है। हमने दूसरा पार्ट पढ़ा स्टोरी का, हमें वहाँ पे लगा कि यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा। मीन्स कि हमने जब स्टोरी को पढ़ना है तो हमने देखना है कि कहाँ पे हम जो बैकग्राउंड हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल किसी भी स्टोरी का, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एब्सेंट होता है। अब सेकंड जो पॉइंट हमने देखना है, किस तरह से जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जब ये टेक्स्ट लिखा गया था उस टाइम पे जो डिबेट चलती थी, जैसे कि अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म की बात करें, अगर हम पावर की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो उस टाइम पे ये इश्यूज थे कोई भी टेक्स्ट लिखे जाने के, तो क्या इन पे ये बात होती थी। साथ ही साथ उसको जो डोमिनेंट व्यूज थे वर्ल्ड के, वो किस तरह से रेजिस्ट करते थे इस चीज़ को।
मीन्स के जो सुपीरियर और इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट है इनको कैसे रेजिस्ट किया जाता था, या फिर जो डिबेट्स थी हमारा टेक्स्ट क्या उनको फॉलो कर रहा है, क्या कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव्स को बता रहा है, हमने इन चीज़ों को इसमें देखना है। अब उसके बाद जब भी हमने लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ना है तो हमने ये बात नहीं भूलनी कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम जो है वो किसी भी, बल्कि लिटरेरी टेक्स्ट जो है ना वो एज अ थर्ड पर्सन काम करता है। थर्ड पर्सन कैसे काम करता है? वो वर्ल्ड को इंटेरोगेट करता है जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है। मीन्स के सोसाइटी में इशू क्या चल रहे हैं, वर्ल्ड में इशू क्या चल रहे हैं, और वो उन पोजीशंस को लेता है जिसके थ्रू हम लोग इन इश्यूज़ को देखते हैं। जैसे आप देखो लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो किसी पर्सन ने लिखा है। अब वो क्या करता है कि इंटेरोगेट करता है वर्ल्ड को, सोसाइटी को, अपने आसपास सराउंडिंग कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इन सब चीज़ों को वो देखता है। देन जो है वो उनको व्यू करता है, उनको उनका एक पर्सपेक्टिव बनाता है कि अच्छा ये है, और उसको देन लिटरेरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि लिटरेरी टेक्स्ट एज अ थर्ड पर्सन हमारी वर्ल्ड को की पिक्चर दिखाने में हमारी हेल्प करता है। अब आप कहेंगे कि जब टेक्स्ट को हम लोग रीड करते हैं, हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने का क्या फ़ायदा है हमें? एक्चुअली में उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो किस तरह से जो प्रॉब्लम वो उठा रहा है उनको मैनेज भी कर रहा है, साथ साथ उनके सॉल्यूशंस कैसे वो हमें बताता है। अब जो है बहुत सारे जो कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं वो जो लिटरेच क्लासिक ऑफ लिटरेचर है उसको लिखते हैं, साथ ही साथ वो कॉलोनियलिज्म को भी डिस्कस करते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं और जो कॉलोनियल डिस्कोर्सेज हैं इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये जो पैराग्राफ सामने हमारे लिखा हुआ है, एक्चुअली में इसका अगर हम लोग ट्रू मीनिंग देखें तो एक्चुअली में ये बनता है कि हम लोग कॉलोनियलिज्म को जब पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट में, उसका मीनिंग सिर्फ कॉलोनियलिज्म नहीं होता, क्योंकि कॉलोनियल डिस्कोर्सेस तो बहुत ज़्यादा है ना। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म के अलावा अगर हम लोग और इंपीरियलिज्म की बात करें या फिर कुछ और हम लोग वेज की बात करें जिसके थ्रू कॉलोनाइज किया गया था, हम लोग उनको भी देखते हैं। तो अब जब हमने किसी भी टेक्स्ट को पढ़ा, अगर उसका मेन थीम जो है वो कॉलोनियलिज्म नहीं है और वो उस लोकेशन पे अगर सेट नहीं हुआ जिसको कॉलोनाइज किया गया था, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्रिटिश अम्पायर की रियलिटी से फ्री है। मीन्स कि ये हमारी बेस नहीं होनी चाहिए कि जो है जहाँ पे कॉलोनाइज किया गया था वहीं पे लिटरेचर लिखा गया हो, या फिर जो उसका थीम ही कॉलोनियलिज्म हो। कॉलोनियल डिस्कोर्सेज और भी तो हैं, जैसे हम मैंने इंपीरियलिज्म की एग्जांपल दिया आपको कि इंपीरियलिज्म क्या होता है, उसके थ्रू भी तो लोगों को सप्रेस किया जाता है, उसके थ्रू भी तो अपने एम्पायर को जो है वो हमारी जो लास्ट टॉपिक हमने जिसको टाइटल में भी डिस्कस किया था, रीडिंग टेक्स्ट कॉन्ट्रापेंटली। एक्चुअली में रीडिंग टेक्स्ट कॉन्ट्रापेंटली का जो मीनिंग है, कॉन्ट्रापेंटली होता है जिसके टू और मोर साउंड्स हों या फिर टू और मोर मेलोडिक साउंड्स हों या फिर दो मीनिंग्स हों किस चीज़ के, हम लोग ये ले सकते हैं इसका मीनिंग एक्चुअल में। अब इसमें क्या करना है, हमने हमने रीडिंग टेक्स्ट मीन्स के दो या दो से जो साइड्स हों, मीनिंग्स हों, साउंड्स हों, हमने उसके थ्रू जो है अपने टेक्स्ट को रीड करना है। अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मीन्स के मैंने टेक्स्ट को पढ़ा, मैंने उसकी मेट्रोपॉलिटन हिस्ट्री को देखा कि उसकी जो फुल और जो उसकी स्टेट की हिस्ट्री है वो क्या है। देन मैंने जो है उसकी डिस्कस किया कि जो प्रिवेलिंग हिस्ट्रीज़ हैं, इनके और भी हिस्ट्रीज़ अगर पाई जाती हैं उस चीज़ को लेकर, उनका क्या रोल है। उसके साथ साथ अगर मैं फर्दर थोड़ा सा इलाबोरेट कर दूं इसको, तो इसका मीनिंग एक्चुअली में बनता क्या है। मीन्स के मेरे पास एक मैंने टॉपिक लिया, मेरे पास उसकी स्टेट की हिस्ट्री है। अब सेकंड मैंने क्या किया, मेरे पास और हिस्ट्रीज़ भी पड़ी हुई हैं। मीन्स के मेरे पास दो हिस्ट्रीज़ आ गई, एक तो मैंने जो नरेट की है और दूसरी जो ऑलरेडी किसी और ने नरेटेड जो है की हुई हैं। अब मेरे पास दो हिस्ट्रीज़ हैं और उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास, डोमिनेटिंग स्कार्स एक्ट्स, मतलब कि और जो स्कार्स एक्ट कर रहे हैं, मीन्स के और जो थेरीज इम्प्लीमेंट की जा रही हैं सोसाइटी पे, अब वो क्या है, इन सब चीज़ों को हमने इकट्ठा जो है वो अपने टेक्स्ट में रीड करना है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी दूँ तो प्रोसेस ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड दैट ऑफ रेजिस्टेंस टू इट। अब देखो इम्पीरियलिज्म हमने क्या किया, एक मेट्रोपॉलिटन जो हिस्ट्री है उसको देखा, एंड दैट ऑफ रेजिस्टेंस टू इट, और जो उसके अगेंस्ट हमें जो चीज़ें रेजिस्ट कर रही हैं, यानी कि इम्पीरियलिज्म को जो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब कि जिसको
जिसको इम्पेरलाइज़ किया गया था, वो अवाम जो है वो किस तरह से रजिस्ट उस चीज़ को कर रही है, उस चीज़ को भी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अदर जो हिस्ट्रीज़ हैं हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, और जो डोमिनेटिंग स्टार्स एक्ट कर रहे हैं हम उनको किस तरह से रजिस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग इसमें रीडिंग टेक्स्ट कॉन्ट्रापेंटली में डिस्कस करते हैं। ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने री रीडिंग एंड री राइटिंग को डिस्कस किया कि हमने पोस्ट कॉलोनियल के थ्रू किस तरह से अपने लिटरेचर को जो है वो री रीड और री राइट करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे देखना है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कैसे डिस्कस करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।